subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the mechanism of drug action. This is a part of pharmacodynamic. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्माकोडायनामिक का ये मेन टॉपिक है। बात करें हम लोग इन टॉपिक से बेसिकली लार्ज क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 2 जनरल फार्माकोलॉजी में आते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry or organic chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So pharmacodynamic. So what is the pharmacodynamic? So pharmacodynamic is the branch of pharmacology in which we study about the drug effects or drug action within our body. मीन्स हम फार्माकोडायनामिक में ड्रग के एक्शन को पढ़ते हैं, ड्रग के इफेक्ट को पढ़ते हैं कि ड्रग किस तरीके से काम करता है, क्या उनके मोड ऑफ एक्शन है, क्या उनके साइट ऑफ एक्शन है, या क्या उनके बायोलॉजिकल एक्शन या रिस्पॉन्स है। तो बात करें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये है क्या, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स कि जैसे कि बात करें हम एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर आप कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप जाहिर सी बात है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेंगे, जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करना वो उस ड्रग की बायोलॉजिकल इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन वो किस तरीके से, किस पाथवे के थ्रू कम कर रहा है, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मीन्स प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन ये था, हाउ ड्रग एक्ट्स, ड्रग कैसे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले पॉल एहरलिच ने डिस्क्राइब किया था अपने लैंग्वेज पे, अपने थ्योरीज पे। उन्होंने कहा था कॉर्पोरा नॉन अंगंट निसी फिक्साटा। इसका मतलब होता है ये ड्रग विल नॉट वर्क अनलेस इट इज़ बाउंड। मीन्स ड्रग जब तब तक काम नहीं करता जब तक वो किसी सेल्स के टारगेट प्रोटीन पे बाइंड नहीं करता। बट आज की डेट में ये एग्जैक्ट नहीं है। तो उनके हिसाब से ड्रग लेने के बाद हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, पहुँचता है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में पहुँचने के बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और अपने एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स हैं जो कि सेल्स के पास होते हैं, टारगेट प्रोटीन्स। इन टारगेट प्रोटीन्स पे स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होते हैं स्पेसिफिक ड्रग के लिए। तो कहने का मतलब ये है, इनका दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है ड्रग के और सेलुलर टारगेट प्रोटीन्स के, वो होते हैं स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग रिसेप्टर और ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन। ये स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक होता है क्योंकि हर एक ड्रग का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके स्टीरियोआइसोमर अलग होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन अलग होते हैं, उनके बाइंडिंग साइट अलग, बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। तो उन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स के हिसाब से ही वो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करते हैं, जो कि होता है प्रोटीन के पास। और ये जो टारगेट प्रोटीन्स हैं, या तो वो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या वो एंजाइम हो सकते हैं, या फिर कोई आयन चैनल्स हो सकते हैं, या फिर आयन एक्सचेंजर हो सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब जो क्या हैं, टारगेट प्रोटीन्स हैं। इन टारगेट प्रोटीन्स पे बाइंड करने के बाद इनके जो भी, इन टारगेट प्रोटीन्स के जो भी पाथवेज होंगे, जिनको हम सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे बोल सकते हैं, वो एक्टिवेट होने के बाद आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका ड्रग किसी न किसी टारगेट प्रोटीन से बाइंड हो ही, उसके बिना भी वो अपना एक्शन दे सकता है बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ड्रग के पास खुद की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खुद की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी ड्रग अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इन डिटेल पाथवेज के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका ड्रग है मेनली 7 तरीके से, 7 पाथवेज के थ्रू अपना काम कर सकता है, ड्रग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे सकता है। उनमें से है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्ड है आपका आयन चैनल्स, फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टर्स, फोर्थ है आपका आयन एक्सचेंज पंप, 5th है आपका ट्रांसपोर्टर, 6th है आपका एंजाइम एक्टिविटी, एंड 7th है आपका रिसेप्टर्स। जो 2 मेन हैं वो आपके एंजाइम्स हैं और आपके रिसेप्टर्स हैं, जो मेनली हमको पढ़ना है डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में। तो बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हर एक ड्रग के पास अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो अपना एक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो बात करें एग्जांपल की, तो पहला है आपका मास, ठीक है, जिसमें आते हैं बल्क लेग्जेटिव लाइक इसबगोल, हस्क, भूसी, जो हम आपके
जब हमको लेट्रिन नहीं होती है, आपका जो स्टूल है या फीसस है वो प्रॉपर नहीं जाता है, उस कंडीशन में हम लोग बल्क लेक्सेटिव लेते हैं। बल्क लेक्सेटिव का जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, मास को बढ़ाना, इंक्रीज द बल्क। ये हमारे बॉडी में जाने के बाद आपके गट में जीआईटी पे बल्क बढ़ा देते हैं और आपके जो फीसेस हैं उसको इविकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया मास के बेस पे भी अपना एक्शन दे सकता है। सेकेंड है आपका एड्जॉर्प्शन। बहुत सारे ड्रग, खासकर चारकोल है, काउलिन है, इनके पास एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ मॉलिक्यूल को अपने में एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ पॉइजनिंग हुई तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो पॉइजन को एड्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा। तो ये आपके किसी भी प्रोटीन से बाइंड नहीं कर रहा है, सेल्स के टारगेट प्रोटीन से, ठीक है, ये अपने आप कर रहे हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक नेचर। कुछ ड्रग जो हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि बात करें मैनिटोल, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं आपके ग्लाकोमा में, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इसको जैसे डायरेटिक के रूप में, ठीक है। फिर आपका रेडियो एक्टिविटी। कुछ ड्रग के पास रेडियो एक्टिव पावर होती है, जैसे कि बात करें आयोडीन 131, जिसका भी हम यूज़ करते हैं ऐसे ड्रग के रूप में। रेडियो ओपेसिटी, जैसे कि बात करें BaSO4 बेरियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं एक्सरे जब लेते हैं उसके पहले हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ओपेसिटी को बढ़ा दे। तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी यूज़ होने वाले केमिकल्स को ड्रग ही मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उनके बेस पे एक्शंस दे रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो उनके केमिकल एक्शंस के थ्रू भी ड्रग अपना एक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कॉमन है एंटासिड्स, जो आप फ्रिक्वेंटली आपके जब गैस्ट्रिक बढ़ जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो आप एंटासिड्स लेते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग डाइजीन की हो, जीरोसिल की हो, या इनो वगैरह की हो, गैसोफास्ट की हो, ये सब एंटासिड्स हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक पीएच। ये आपके गैस्ट्रिक एसिड के कारण जो पीएच बढ़ा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका यूरिन एल्कलाइजर, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा आपके यूरिन एक्सक्रीशन वाले पॉइंट पे, तो उनमें बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं यूरिन एल्कलाइजर, जो कि आपके एसिडिक ड्रग को इविकेट करता है या एलिमिनेट करता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। फिर ये सेम यूरिन एसिडिफायर्स लाइक अमोनियम क्लोराइड, जो कि यूज़ करते हैं एलिमिनेशन ऑफ द बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन के केस में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा ड्रग एक्सक्रीशन वाले क्लास पे। फिर ये चिलेटिंग एजेंट्स, जो भी आपके एंटीडोट्स हैं, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, पेनिसिलामिन, EDTA, ये सब क्या होते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट्स हैं। ये चिलेट फॉर्म करते हैं किसी भी ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ में, जितने भी आपके हेवी मेटल्स हैं उनके साथ में चिलेट बनाएंगे और वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी अपना एक्शंस को दे सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी में कोई भी ड्रग किसी भी सेल्स के टारगेट प्रोटीन से बाइंड नहीं हो रहा है, फिर भी अपना एक्शन को दे रहा है। अब आते हैं ऐसे ड्रग जो कि टारगेट प्रोटीन से बाइंड करेंगे और अपना एक्शन देंगे। उनमें से पहला है आपका आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक है आपका VGIC, मीन्स वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, या फिर वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल्स। तो ऐसे आयन चैनल्स जो कि आपके एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल चार्ज पर डिपेंड करता है। जब सेल्स एक्साइट होते हैं तब उनकी जो वोल्टेज मिलीवोल्ट एनर्जी है, रेस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वो बढ़ जाती है, उससे वो एक्टिवेट होते हैं। बात करें एग्जांपल की, वो है आपका कैल्शियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल्स। ये जो चैनल्स हैं आपके वोल्टेज ग्रेडेड आयन चैनल्स होते हैं। कुछ होते हैं LGIC, जो कि आपका लिगांड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, मीन्स ऐसे आयन चैनल जिनमें किसी लिगांड के लिए, ड्रग के लिए बाइंडिंग साइट्स हो। तो अल्टीमेटली ये रिसेप्टर्स का ही पार्ट है। LGIC रिसेप्टर्स का है तो हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है G प्रोटीन ऑपरेटेड आयन चैनल्स, GPOIC मीन्स G प्रोटीन ऑपरेटेड आयन चैनल्स। ये भी आपकी GPCR का पार्ट है। GPCR में कुछ G प्रोटीन्स होते हैं, वो G प्रोटीन्स किसी न किसी आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं VGIC की, तो उनमें से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बात करें क्विनिडीन की। जो क्विनिडीन है, हमारे जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनमें होते हैं सोडियम आयन चैनल्स, जो कि वोल्टेज ग्रेडेड होते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। उनसे जो कंडक्शन है, इम्पल्स जनरेशन है, वो कम हो जाता है आपके, और हार्ट रेट कम हो जाता है। निफेडिपिन क्या है, L टाइप कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर। जो आपके L टाइप कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर हैं बेसिकली होते हैं आपके ब्लड वेसल्स पे और मायोकार्डियल सेल्स पे। तो ये जो ड्रग है निफेडिपिन, वो सिलेक्टिवली आपके ब्लड वेसल्स के L टाइप कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देगा। उससे कैल्शियम की एंट्री वेसल्स में कम होगी, उससे उनको उनका रिलेक्शन भी बढ़ जाएगा या वेसो रिलेक्शन इफेक्ट मिलेगा आपके निफेडिपिन से। नेक्स्ट है आपका फेनिटोइन। फेनिटोइन एक तरीके से एंटीइपिलेप्टिक ड्रग है। ये हमारे सीनस के अंदर में काम करते हैं। तो आपके जो सीनस के अंदर में जो न्यूरॉन्स में सोडियम आयन चैनल्स हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं। उनसे जो आपके न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। फिर सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, आपके टोलबिटामाइड,
ये सब ड्रग आते हैं, तो इट ब्लॉक द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल, इनको ब्लॉक करते हैं ताकि इंसुलिन का रिलीज जो है बढ़ सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके आयन चैनल्स के। अब आते हैं हम लोग आयन एक्सचेंजर पंप। कुछ हमारे बॉडी के अंदर में, सेल्स के अंदर में ऐसे आयन पंप होते हैं जो कि एक दो आयन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटीपेस पंप। खासकर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, आपके कैल्शियम एटीपेस पंप, आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। तो उनको भी आपके जो ड्रग हैं ब्लॉक करके इंटरफेयर कर सकते हैं उनके एक्शन को। जैसे कि बात का एग्जाम्पल लेते हैं डिजिटालिस, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजिटालिस, और इसमें जो ड्रग आते हैं वो है डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन। ये जो ड्रग हैं हमारे मायोकार्डियल सेल्स में जो प्रेजेंस सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक करते हैं, उससे सोडियम की आपके सोडियम और पोटेशियम की जो एक्सचेंज है वो इंटरफेयर होती है, और अल्टीमेटली जो ड्रग का जो कार्डियक की एक्टिविटी है या बात करें हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है पाथो डिटेल होता है, अलग मैटर है, ये बस एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप। नेक्स्ट है आपका ओमेप्राजोल, जो कि पीपीआईस है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। आप डेली फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके एंटी अल्सर के ड्रग के रूप में या फिर एंटी गैस्ट्रिक ड्रग के रूप में। रेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, पेंटॉप, ये सब यूज़ करते हैं ना, तो ये सब आपके ओमेप्राजोल ड्रग वाले आते हैं। तो ये जो हैं आपके जो गैस्ट्रिक स्टमक है उनमें जो पैराइटल सेल्स के एपिकल मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप है, जो प्रोटॉन पंप है, उसको इनहिबिट करते हैं, उससे जो एसीएल का प्रोडक्शन है, रिलीज है, वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर्स। हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे सेल्स में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो कि बहुत सारे इंडोजिनस मॉलिक्यूल्स, हार्मोन हो, एमिनो एसिड्स हो, या फिर बात करें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो बात करें कोई एग्जांपल्स की, जैसे कि बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स पे होते हैं न्यूरोनल अपटेक सिस्टम, रीअपटेक सिस्टम। ये वेसिकल्स हैं, इनमें होते हैं वेसिकल्स अपटेक सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको ऑलरेडी पढ़े होंगे हमारे एनर्जिक न्यूरॉन ट्रांसमिशन वाले क्लास में। तो उनके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग NET की, मीन्स नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जो कि नॉर एपिनेफ्रिन को रीअपटेक करता है वापस न्यूरॉन्स में इस सिनेप्टिक जंक्शन से। उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसको ब्लॉक करता है आपका कोकेन या फिर TCS, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, लाइक इम्प्रामिन, एमिटिटोलिन, नॉर्टिटोलिन वगैरह ड्रग आते हैं, तो ये ब्लॉक करते हैं। तो उनसे भी अपना एक्शन मिलेगा। इनसे क्या होगा, आपके जो जंक्शंस में जो अवेलेबिलिटी है इस ट्रांसमीटर्स की वो बढ़ जाएगी और उनका एक्शन भी इनहेंस होगा। सिमिलरली GAT1, G81 जो कि गाबा ट्रांसपोर्टर है, तो गाबा को ट्रांसपोर्ट करता है आपके न्यूरॉन्स में। तो ड्रग है आपका टियागामिन जो ब्लॉक करता है, तो टियागामिन गाबा के एक्शन को इनहेंस कर देगा। फिर नेक्स्ट है आपका SERT मीन्स सीरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आपके सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स लाइक फ्लुएक्सिटिन ड्रग है, फ्लुएक्सिटिन, तो ये इसको ब्लॉक करता है, उससे जो सीरोटोनिन का लेवल है इस एरिया पे बढ़ जाता है और उसका एक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं हमारे ड्रग। फिर नेक्स्ट आपका बाय मॉड्यूलेटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। हमारे सेल्स में, बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आपके लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, या फिर बॉडी सेल्स में एंजाइम्स हैं, तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंटरफेयर करके भी ड्रग अपना एक्शन शो कर सकता है। तो बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कि ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम के पास कुछ साइट होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। एक होता है आपका एलेस्ट्रिक साइट, एक होता है कैटालिटिक साइट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपके जो नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी हम ड्रग यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल की बात करें तो सबस्ट्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, जाके उस बाइंड करेंगे हमारे एंजाइम्स पे। एंजाइम्स में बाइंड करने के बाद वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे नॉर्मली। ठीक है, तो एक तरीके से ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम उस केस में एंजाइम इंड्यूसर यूज़ करेंगे, तो एंजाइम इंड्यूसर्स जो हैं आपके कैटालिटिक बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड करता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा। एंजाइम को एक्टिविटी को इन्हेंस करने से जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है उस सबस्ट्रेट से, वो बढ़ जाता है। मीन्स दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बात कर चुके हैं हम लोग मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर्स की, आपके फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोल या बार्बिटोरेट्स, या फिर आपके बात करें कार्बामेजेपिन की, फेंटोन की हो, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ये जो ड्रग हैं किसी हमारी बॉडी में जो लीवर में जो साइक्लोक्रोम P50 डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं, एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं, जिससे किसी दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर या उसको इंड्यूस करना वो उसका फार्माकोडायनेमिक है। ठीक है, ना कि काइनेटिक। ठीक, अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की।
तो इनहिबिटर्स बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, कुछ होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कुछ होते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उनमें से एग्जांपल हैं सबस्ट्रेट इनहिबिटर, मीन्स ये जो सबस्ट्रेट की तरह ही काम करता है, जो आपके ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स है ये क्योंकि स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होता है, इसलिए सबस्ट्रेट हो या इनहिबिटर्स हो या फिर सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स हो, इनका जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है सेम होता है। तो ये भी आपके यहाँ बाइंड कर सकता है इसके जैसे, और बाइंड करने के बाद क्योंकि सबस्ट्रेट इनहिबिटर है तो ये बनाएगा फॉल्स प्रोडक्ट जो कि काम का नहीं होता है। बात करें फॉर एग्जांपल की, जैसे कि बात करें हम लोग मिथोट्रिक्सेट की या सल्फोनामाइड की, ये लोग सबस्ट्रेट इनहिबिटर हैं आपके पाबा की, जो कि फोलिक एसिड बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम पे बाइंड करते हैं और फॉल्स प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे अल्टीमेटली जो फोलिक एसिड है वो नहीं बन पाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनहिबिटर्स। तो कुछ ड्रग जो हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं, जाके बाइंड कर देते हैं, बाइंड करने के कारण ये जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाता और जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपके हैं वो प्रोडक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट है एलेस्ट्रिक इनहिबिटर्स। तो एलेस्ट्रिक इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो जाके आपके इलेक्ट्रिक बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद जो आपकी कैपेसिटी है सो एंजाइम की वो ओवरऑल कम कर देते हैं। तो जितना भी सबस्ट्रेट डालें वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। सब क्या होते हैं डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स की बात करें, जैसे कि बात करें मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स की है, जैसे कि ओमेप्राजोल है, सिमिटिडीन है, कीटोकोनाजोल है। उसके अलावा आपके जो एस इनहिबिटर हैं, जो एस एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा, उसके लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करते हैं, लाइक रेमिप्रिल, आपके लिंसोप्रिल, ठीक है, आपके कैप्टोप्रिल वगैरह। उसके अलावा आपके बहुत सारे और हैं, जैसे कि बात करें कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर या एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग, जो कि आपके फास्फोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन वगैरह ड्रग हैं, वो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। उससे जो एस्टाइल कोलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है और एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ड्रग अपना एक्शन दे सकते हैं एंजाइम के थ्रू। फिर आते हैं मेन हमारा है रिसेप्टर्स, जो कि डिटेल बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो रिसेप्टर्स की जो बात करें तो उनमें होते हैं 4 टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मीन्स receptors are the functional protein which receive the signals from the ligand and which have the specific ligand binding sites। तो ये रिसेप्टर्स फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक लिगांड बाइंडिंग साइट्स होते हैं। इन लिगांड बाइंडिंग साइट्स पे ड्रग मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड अप होते हैं और ये जो बाइंडिंग है, इनका इंट्रैक्शन है वो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग इंट्रैक्शन होता है। मीन्स हर एक रिसेप्टर के पास अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बेस पे जो ड्रग है जाके बाइंड करता है, इसलिए हर ड्रग हर पे काम नहीं करता। तो उनमें से एग्जांपल्स हैं आपके लिगांड लिगेंड आयन चैनल्स, GPCR मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ELR मीन्स एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स, फिर आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो ये कुछ रिसेप्टर्स के नाम हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो इनमें 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वर्ड जो यूज़ है वो आपके लिगांड हो या ड्रग हो या आपके मेन ड्रग हो जो कि एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो एगोनिस्ट हैं आपके ड्रग जो हैं आपके जो सेल के पास या सेल सरफेस पे होगा या साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा, जो रिसेप्टर का लोकेशन है वो डिपेंड करता है रिसेप्टर्स पे। आपके LGIC, GPCR और ELR ये तीनों होते हैं सेल सरफेस पे, लेकिन जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं वो या तो न्यूक्लियस में होंगे या फिर आपके साइटोप्लाज्म में होंगे, डिपेंड करता है कौन सा रिसेप्टर्स है। तो ये जो एगोनिस्ट हैं ये जाके बाइंड करता है हमारे इस रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद इसका जो कंफर्मेशन है वो चेंज होता है, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से इनका जो स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे हैं वो एक्टिवेट होगा और रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये काम है एगोनिस्ट का। एगोनिस्ट इज द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड इंक्रीज द और प्रमोट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस रिसेप्टर। लेकिन ये जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर, एंटागोनिस्ट जस्ट ब्लॉक द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स को केवल ब्लॉक करेगा। इसके पास बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सिमिलरली एज एगोनिस्ट, बट इसके पास कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करता। ये केवल इस रिसेप्टर को बाइंड कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक होने से जो एगोनिस्ट हैं वो बाइंड नहीं कर पाता। बाइंड नहीं होने की वजह से आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स है, ऑनगोइंग फंक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं आपके एड्रेनलिन।
तो एड्रेनलिन की बात करें तो वो एगोनिस्ट है जो हमारी बॉडी में ही होता है, और इसका जो ब्लॉकर जिसकी बात करें बीटा ब्लॉकर है ना, बीटा ब्लॉकर जिसमें एटेनॉल प्रोपेनॉल वगैरह आते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज़ करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में आपके बॉडी में हो सकता है कि एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया हो, उसलिए जो एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स है, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स है या कार्डियक रिस्पॉन्स है, वो बढ़ गया हो, तो उसको कम करना हो तो हम लेंगे बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक कर देंगे तो जो एड्रेनलिन है वो जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट है वो आपके कम होंगी। अगर हार्ट रेट बढ़ा होगा तो वो अपने आप कम हो जाएगा, या फिर हार्ट रेट ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा इन ब्लॉकर की वजह से। लेकिन इस ब्लॉकर का कोई एक्शन नहीं होगा, वो केवल ब्लॉक कर देगा और इसका एक्शन जो होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? So these are the basic things about the mechanism of the drug action and the pharmacodynamic, and if you want to note this lecture please take a screenshot। ये जो lectures है वो हमने KD त्रिपाठी या फिर रंग एंड डेल से लिया गया है। So please note down this lecture, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.